हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी में वंशागत का आणविक आधार का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ भी चुके हैं, जिसमें हम लोग जो है न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानकारी किए थे। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है इसकी जानकारी किए थे हम लोग। और आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक का नाम है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना की बात करेंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड का आपस में जुड़ना ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या बोले बच्चों हमने? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड का आपस में जुड़ना ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब इसकी हम संरचना के बारे में देखते हैं क्या होता है ये। बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अगर देखा जाए ऐसे तो डीएनए और आरएनए का ही बना होता है, और इसकी रासायनिक संरचना हम संक्षेप में जानेंगे। न्यूक्लियोटाइड के तीन घटक होते हैं। बच्चों, आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड वो नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और उसके फॉस्फेट समूह से बना होता है। तो वही यह चीज कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड के तीन घटक होते हैं। एक नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा पेंटोज शर्करा, तीसरा जो है एक फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और एक फास्फेट ग्रुप, इन तीनों को मिला करके जब हम पढ़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं। जबकि नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा को हम लोग न्यूक्लियोसाइड पढ़ते हैं। अगर इन तीनों में से, अगर इन तीनों घटक से, तीनों कंपोनेंट से अगर फास्फेट समूह हट जाता है तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। तो नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्यूरिन्स होता है जिसमें एडेनिन व ग्वानिन आते हैं। दूसरा पायरिमिडीन होता है जिसमें साइटोसिल, यूरेसिल व थायमीन आता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्यूरिन होता है जिसमें एडेनिन व ग्वानिन आता है। दूसरा पायरिमिडीन होता है जिसमें साइटोसिन, यूरेसिल व थायमीन आता है। साइटोसिन साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है। बच्चों ये चीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के बेसिस से अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है, जो कौन सा ऐसा जो है नाइट्रोजन क्षार है जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है, वो है आपका साइटोसिन। तो साइटोसिन जो होता है वो डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है। जबकि थायमीन डीएनए में मिलता है। जबकि थायमीन किस में मिलता है? डीएनए में। जबकि थायमीन किस में मिलता है बच्चों? वो डीएनए में मिलता है। थायमीन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है। थायमीन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये डिफिकल्ट लैंग्वेज है यहाँ पर। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोटाइड नहीं, यहाँ पर नहीं दिया है, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जब नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा आपस में जोड़ते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बंध बनाता है, और ये ग्लाइकोसिडिक जो बंध जोड़ रहा है इसे ही हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे एडेनोसिन डिऑक्सी एडेनोसिन बनाता है। एडेनोसिन बनाता है, कामा ग्वानोसिन डिऑक्सी ग्वानोसिन बनाता है। साइटिडीन डिऑक्सी साइटिडीन बनाता है।
वह यूरिडीन या डिऑक्सीथाइमिडीन बनाता है। यानी कि उसके डिऑक्सी को जोड़ करके ये सारी चीज़ें कंपोनेंट को बताया जा रहा है। अगर एडेनोसिन है तो डिऑक्सी एडेनोसिन है, अगर ग्वानोसिन है तो डिऑक्सी ग्वानोसिन हो जाएगा, अगर साइटिडीन है तो डिऑक्सी साइटिडीन हो जाएगा, अगर यूरिडीन है तो डिऑक्सी यूरिडीन हो जाएगा, अगर थाइमिडीन है तो वो डिऑक्सी थाइमिडीन बन जाएगा। और बच्चों हम लोग देखते हैं जब फास्फेट समूह बंध द्वारा जब फास्फेट समूह फास्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5 OS समूह से जुड़ जाता है। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग जो है कि जब फास्फेट समूह फास्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5' हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। तब उस समय क्या होता है, संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। तो बच्चों ये चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण कब होता है। तो यहाँ पर दिया गया जब फास्फेट समूह न्यूक्लियोटाइड के 5 OS समूह से जुड़ जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। दो न्यूक्लियोटाइड 3' 5' फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा 3, 5' बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक इसी तरह से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है अगर देखा जाए तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोज शर्करा के 5' किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट समूह मिलता है, जिसे हम लोग जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5' किनारा कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोज शर्करा 5' किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट समूह, यानी 5' किनारे पर क्या होगा, स्वतंत्र फास्फेट समूह मिलता है, जिसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5' किनारा कहते हैं। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे वहाँ पर 5' किनारा हम लोग कहते थे, वहीं पर उसी जगह पर ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर राइबोज मुक्त 3' हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ जाता है। जो 5' किनारा था वो फास्फेट समूह से जुड़ जाता था, लेकिन जो 3' किनारा है वो हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ा होता है, इसलिए इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3' किनारा कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा कि 5' किनारा क्या होता है, 3' किनारा क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जो 5' किनारा है वो फास्फेट समूह से जुड़ता था, और जो कि आपका जो 3' किनारा है वो हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ता था। ये सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ लिया है। बच्चों अगर यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग जो है लाइक का बटन को जो है ऑन कर दीजिए, और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए और आगे बढ़ाया जाए कि न बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ आप लोग जो है मेंटेन करिए। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा व फास्फेट से होता है। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके नीट के दृष्टि से कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण किससे होगा, शर्करा व
शर्करा व फास्फेट से होता है। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा अंश से जुड़ा होता है, जबकि जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो शर्करा के अंश से क्या होता है, जुड़ा होता है। जुड़ा होता है जो आधार से प्रक्षेपित होता है, यानी कि जुड़ा होता है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की आप संरचना दिया गया है। आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है वो चीज़ देख सकते हैं कि जो 5' किनारा है ये किससे जुड़ा है। जो 5' किनारा है ये फास्फेट से जुड़ा है, और जो 3' किनारा है वो किससे जुड़ा है, वो आपका OH समूह से जुड़ा हुआ है। OH समूह को समानता हम लोग जो है, ये जो 5' है ये फास्फेट समूह जुड़ा है, और यहाँ पर आपका जो 3' है वो OH समूह से जुड़ा है। उसके बाद ये एडेनिन है, ये थायमीन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है। तो एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं, इसलिए इसे हम लोग जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। बच्चों हमने ये बताया भी था कि 2 या 2 से अधिक जब आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक आपस में कई न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बच्चों आप लोग अब समझ चुके होंगे कि नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं, और जो है आपका न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ये सारे चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। बच्चों अब हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, और लेक्चर नंबर 3 में हम इसके आगे जो है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड वगैरह की बात करेंगे। तो ओके बच्चों, थैंक यू। आप लोग जो है इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके बच्चों, थैंक यू।